अभी जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? एटॉमिक रेडियाई के बारे में। किसके बारे में बेटा? एटॉमिक रेडियाई। आज हम लोग फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? आयनिक रेडियाई। सबसे पहले तो मैं आपका इसका बेसिक क्लियर कर दूं कि आयनिक रेडियाई होती क्या है ना? तो सबसे पहले ये समझ लो, ये आपका सोडियम है, ठीक है? क्या है? सोडियम। ये इसका न्यूक्लियस है। पहले सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सबशेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2,8,1 पढ़ा है ना ये सब? ठीक है। आती है एटॉमिक रेडियाई। क्या कहलाती है? सोडियम अगर ग्राउंड स्टेट में है तो ये उसकी रेडियाई क्या हो गया? एटॉमिक रेडियाई। लेकिन अगर इसी से हम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, ध्यान से सुनना, अब ये क्या बन गया? Na+। ये न्यूक्लियस, हाँ Na+, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये Na+ बन गया, ठीक है। तो Na+ का ये बताओ, अब ये क्या बन गया? कैटायन। ये क्या बन चुका है? कैटायन, आयन बन चुका है। क्या बन चुका है ये? ओ भैया नवनीत, क्या बन चुका है ये? आयन। अब यहां से आउटर मोस्ट शेल तक की रेडियस क्या होगी? जो भी रेडियस होगी उसे क्या बोलोगे? आयनिक रेडियाई। अगर मेन एटम की बात होती तो उसे एटॉमिक रेडियाई कहते। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ये वाला बाहर, तो एक सब शेल क्या हो गया? एक शेल गायब। अब एक शेल गायब हो गया तो आयनिक रेडियाई क्या होगी? कम हो गई। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकता था तो शेल बढ़ भी सकते थे, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते तो बढ़ भी सकते थे। तो आयंस की जो रेडियाई होती है न्यूक्लियस से, उन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियाई। क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक रेडियाई। और ग्राउंड स्टेट में होता है तो एटॉमिक रेडियाई, अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो आयनिक रेडियाई। ये तो पता था ना? नहीं पता था? अगर पता था तो ठीक है, नहीं पता तो जान लिया। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? नॉर्मल एटम जब ग्राउंड स्टेट में हो उसकी रेडियाई न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक। और आयनिक रेडियाई क्या होती है? आयंस की न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक। आयन समझ गए ना? एक इलेक्ट्रॉन दे दो तब कैटायन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो एनायन बन जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, कैटायन का एटॉमिक साइज हमेशा पॉजिटिव होता है, ओ सॉरी छोटा होता है। कैटायन का एटॉमिक साइज कैसा होता है? आयनिक रेडियाई छोटी होती है। और एनायन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो शेल्स बढ़ने के चांसेस हैं, शेल बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसीलिए एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा, क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन देता है, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो शेल्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए कैटायन का साइज कैसा होता है? छोटे। और एनायन का साइज कैसा होता है? बड़ा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो हो सकता है शेल बढ़ जाए। समझ में आई बात इतनी? तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? आयनिक रेडियाई, वो भी कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो रेडियाई ऑफ एन आयन, आयनिक रेडियाई क्या होता है? रेडियाई ऑफ आयन। आयन की जो रेडियाई होती है बेटा उसे हम लोग आयनिक रेडियाई बोलते हैं। आयन की रेडियाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होती समझा चुके हैं, अगर ना आया हो तो फिर से पूछ लो। एक इलेक्ट्रॉन देने पर कैटायन बन जाता है, लेने पर एनायन बन जाता है। जो भी उसकी न्यूक्लियस से रेडियाई होगी वो आयनिक रेडियाई। कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। एनायन में सब सेल्स बढ़ते हैं, कैटायन में सेल्स घटते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो आयनिक रेडियाई क्या होती है? रेडियाई ऑफ आयन। तो अगर मैं इनके फैक्टर्स की बात करूं, डायरेक्टली इनके फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? इनके फैक्टर्स की। तो आयनिक रेडियाई जो होती हैं, कौन सी रेडियाई? आयनिक रेडियाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनायनिक चार्ज के। एनायनिक चार्ज, क्या बोला हमने? एनायनिक चार्ज मतलब, एनायनिक चार्ज का मतलब
जो एनायंस होंगे उनकी आयनिक रेडियाई, मतलब फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैंने लिखा O-2 N-3, इन दोनों में आयनिक रेडियाई किसकी ज्यादा होगी? आयनिक चार्ज किसका ज्यादा है? -3 ज्यादा है, -2 ज्यादा है? हाँ, आयनिक चार्ज की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स मत लगाओ यहां। आयनिक चार्ज -3 ज्यादा है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो आयनिक रेडियाई किसकी ज्यादा हुई? एक तरीके से, मतलब तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूं नाइट्रोजन की, मतलब आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनायनिक चार्ज के। एनायनिक चार्ज ज्यादा, एनायनिक रेडियाई ज्यादा। ये ऐसा बोला गया है, हमें बताया गया है कि आयनिक रेडियाई जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनायनिक चार्ज के, मतलब एनायनिक चार्ज बढ़ेगा, आयनिक चार्ज बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई बढ़ेगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटायनिक चार्ज के। कौन से चार्ज के? कैटायनिक चार्ज के। मतलब मैंने लिखा आपके लिए एक लिख लिया सोडियम +1 और कैल्शियम +2, बताओ इसका, इसमें आयनिक रेडियाई किसकी ज्यादा होगी? कैटायनिक चार्ज ज्यादा, आयनिक रेडियाई कम। क्या बोल रहा है? कैटायनिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कैटायनिक चार्ज जितना ज्यादा, कैटायनिक चार्ज जितना ज्यादा, आयनिक रेडियाई उतना कम। तो मतलब सोडियम Na+ का आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी। हम बना के दिखा दें, देखो जरा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा केवल, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब शेल और कम, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक ही शेल जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब हो सकता है 2 शेल चले जाए। समझ रहे हो ना, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो इसमें एनायनिक चार्ज जिसका ज्यादा उसका आयनिक रेडियाई ज्यादा, इसमें कैटायनिक चार्ज जिसका सबसे ज्यादा उसका कम, जिसका कैटायनिक चार्ज कम उसका आयनिक रेडियाई ज्यादा। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं, मुंह देख के नहीं लग रहा कि आपको ये बात समझ में आई। ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक, कंपैरिजन, एक सबशेल 2 सबशेल, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, ठीक, तो इसमें कितने सबशेल बनेंगे? बस ये बताओ, इस अगर इसने दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बोलो। पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा, देखो कैटायनिक बना, तो कैटायनिक चार्ज क्या हो गया? कैटायन बना तो इसका साइज क्या हो गया? कम। साइज क्या हो गया? कम। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और दे दे, ध्यान से सुनो, अच्छा मान लो यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान से सुनो बेटा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 1, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर घसीट लेगा, इसका एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया भाई? 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब ये न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसका एटॉमिक साइज कम हो गया। अब ध्यान से सुनो, या ये न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो अब शेल ही खत्म हो गया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन बचे, +2 चार्ज आ गया। अब बताओ +2, ये एटॉम आयनिक रेडियाई सबसे कम है या ये? तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा उसका आयनिक रेडियाई उतना कम। देखो कैटायनिक चार्ज ज्यादा, आयनिक रेडियाई कम, कैटायनिक चार्ज जितना ज्यादा आयनिक रेडियाई कम, कैटायनिक चार्ज जितना कम आयनिक रेडियाई उतनी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी अब सुन लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी सुनो। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन गया नहीं, इसको मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो देने पर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया, ध्यान से सुन लो, 1 इलेक्ट्रॉन और आया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन,
ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया, एक था एक और आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ेगा। अब इसके ऊपर -1 चार्ज है, जरा एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इसमें, तो ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया इसके ऊपर -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब बताओ इसका आयनिक, इसके आयनिक चार्ज कितना है? -1। इसका आयनिक चार्ज कितना है? -2। जिसका चार्ज ज्यादा उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा होगा, आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन ज्यादा होगा, आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा। चार्ज कम, आयनिक रेडियस कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी भी नहीं आया है समझ में? आया अब समझ में? अभी भी नहीं आया? आया? तो क्या बोला मैंने? आयनिक रेडियस अनायनिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनायनिक चार्ज जितना ज्यादा, आयनिक रेडियस ज्यादा, अनायनिक चार्ज ज्यादा, आयनिक रेडियस ज्यादा, अनायनिक चार्ज कम, आयनिक रेडियस कम। आयनिक रेडियस कैटायनिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कैटायनिक चार्ज जितना ज्यादा, आयनिक रेडियस उतनी कम, कैटायनिक चार्ज जितना कम, आयनिक रेडियस उतनी ज्यादा। आ गया कंफर्म? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तब तो बढ़िया है। अब दूसरा फैक्टर लिखिए, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको, Fe और Fe+2, ठीक है? एग्जांपल, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। 26, इसका भी क्या होगा? 26। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, जरा हमें बच्चे बताएं। तो अगर ये 26 है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 26। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 26। बात सही है? जरा आप ध्यान से सुनो, यहां पे प्रोटॉन कितने होंगे? 26, इलेक्ट्रॉन 24 हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि +2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, प्रोटॉन थोड़ी ना दिए होंगे। तो देखो यहां इफेक्टिव चार्ज ज्यादा नहीं हो जाएगा? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, रिपल्जन कम हुआ, इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया। तो इसको पकड़ के पूरे एटॉमिक साइज को पकड़ घसीटेगा अंदर सारे शेल्स को, तो इसका आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा? आयनिक रेडियस इसका कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। बोलो समझ में आई बात या नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पे इफेक्टिव चार्ज क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? जिसकी वजह से तो कैटायनिक चार्ज जिसका सबसे कम, आयनिक रेडियस उतना ज्यादा, तो इसका तो कैटायनिक चार्ज 0 है, तो मतलब इसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा, इसकी आयनिक रेडियस उससे कम। समझ में आ गए? नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया? नोट कर लीजिए इतना। ये आए हैं? आ गया? वेरी गुड। या तो फिर एक तरीके से हम और समझ सकते हैं, नंबर ऑफ नोट कर लो फिर आगे बताएं। तो यहां आपको क्या बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, यानी Z इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा, यानी आयनिक साइज क्या होगा? घटेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? पक्का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, एक फैक्टर और है, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो। प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो से भी आप आयनिक रेडियस पता कर सकते हो। ठीक है? कैसे? प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। इसका मतलब प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो कम होगा तो साइज बड़ा होगा। समझ रहे हो ना? प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो कम होगा तो साइज बड़ा होगा, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो ज्यादा होगा तो साइज कम होगा। ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई या नहीं आई? इतना क्लियर हुआ?
जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉन रेशियो निकाल के दिखाता हूं, आयरन का और किसका, Fe+2 का। अच्छा आयरन का निकालो, तो आयरन 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन, आंसर आ गया 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड करोगे ग्रेटर देन 1 आएगा या नहीं आएगा, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब इसका P/E रेशियो ज्यादा है तो साइज क्या होगा, P/E रेशियो ज्यादा है तो साइज क्या होगा, कम होगा। अगर P/E रेशियो कम है तो साइज क्या होगा, ज्यादा। देख लो आयरन का साइज ज्यादा है, आयनिक कैटायन का साइज क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आयनिक रेडियाई पता कर सकते हो, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, Mn+1 Mn+2 Mn+3, बताओ इन सब में आयनिक रेडियाई किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। अब आपको वो पूरा प्रोसीजर नहीं करना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालो, इलेक्ट्रॉन देखो प्रोटॉन देखो, आप डायरेक्टली रूल लगाओ। रूल क्या था, आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी कैटायनिक चार्ज के, है ना। तो बताओ ओ भैया, चार्ज जिसका सबसे ज्यादा, आयनिक रेडियाई उसकी सबसे कम, तो कैटायनिक चार्ज सबसे कम तो आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा, यही तो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस सबसे चार्ज कम किसका है, कैटायनिक, इसका, तो इसकी आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा। उसके बाद इसकी आयनिक रेडियाई उससे ज्यादा, फिर सबसे कम किसका, Mn+3 का। तो इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उस फैक्टर के द्वारा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कैटायनिक चार्ज के, याद कर लो भैया, और एनायनिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात या नहीं, कैटायनिक इनवर्सली है, एनायनिक डायरेक्टली है, तो वही तो बोल रहे हैं। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालो, इतना क्लियर हो गया ना, आयनिक रेडियाई समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अपना टॉपिक आज का नेक्स्ट क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलो पहले लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, सभी बच्चे, क्या होती है। ये तो पता होगा ना क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। हाँ वेरी गुड, सुनाओ। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost shell of the atom of an isolated gaseous atom। याद आया, तो लिख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, amount of energy required to remove an electron from valence shell from valence shell from an isolated gaseous atom। बेटा जरा इस डेफिनेशन को तुम समझने की कोशिश करना, ठीक है। बोल रहा है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी वो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा ध्यान सुनना, H2 एक मॉलिक्यूल है, क्या इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, नहीं, हमको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल से एटम में। H2 मॉलिक्यूल है, इसको एटम में बदलना होगा।
अब ये एटम बन गया। और हाइड्रोजन क्या है? गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। अब इससे तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल से नहीं निकाल सकते। अच्छा ये बताओ, तुम एक कोई है सॉलिड फॉर्म में, इससे क्या, इसमें क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा सकते हो? नहीं। पहले इसको गैसियस में बदलो, गैस में बदलने के बाद इसमें एनर्जी हम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सॉलिड में है, नहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं लगेगी। मॉलिक्यूल है, नहीं लगेगी। सबसे पहले तुमको उसको किस में कन्वर्ट करना है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, वो भी आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम, सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए जिसमें आप एनर्जी लगाओगे, जितनी भी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, उस एनर्जी को बोलोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं समझ में आया? आ गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत बढ़िया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर हो गया? फिर से बताओ क्या होता है? amount of energy required to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous, ये टर्म मत भूलना, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। सॉलिड मॉलिक्यूल इन सबसे नहीं लगती, इन सब में आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं लगती। समझ में आई बात? तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये हो गया, इसको हटा दिया जाए। चलो तो फैक्टर्स लिखिए बेटा, फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। तो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, मतलब साइज जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। ध्यान से सुनना, ए भैया इस बात को ध्यान से सुन लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी ये बात। न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 11। फिर न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, चलो इतने इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनो बेटा, इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, इसका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो इसको हल्की सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। तो साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अब देखो साइज छोटा है तो न्यूक्लियस इसको तेजी से अपनी तरफ घसीट के रखेगा इलेक्ट्रॉन को। अब इसको निकालने में हमको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये बाहर निकलेगा। तो साइज छोटा रहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब समझ में आया? तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज जितना बड़ा, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होगा, थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन बाहर, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। साइज क्या है? छोटा है, तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तेजी से घसीट के रखेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो साइज जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। साइज जितना कम, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। अब क्लियर हुआ? समझ में आ गया? नोट कर लो इतना। फिर आगे दूसरे फैक्टर्स पे बढ़ते हैं। ये हटा दिया जाए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्लास 10th में बताया जाता है इस तरीके से। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो ये समझते हुए चलना, तभी चीजें आगे समझ में आएंगी। यही बेसिक तुम्हारा क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में? आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। हाँ अच्छा, एक सुन लो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल इसको सुन लो बस। स्कैंडियम है और क्या है, मैंगनीज है, निकल है। मैंगनीज है और निकल है, इनका पहले बताओ साइज ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? स्कैंडियम का, उससे छोटा मैंगनीज का, उससे छोटा निकल का।
अब साइज सबसे बड़ा अगर इसका ये है, साइज है, साइज सबसे ज्यादा किसका है? स्कैंडियम, उससे कम मैंगनीज, उससे कम निकल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आप कहना निकल की आयनाइजेशन सबसे ज्यादा, मैंगनीज की उससे कम, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसमें लगेगी? स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल आएगा, और निकल का एटॉमिक साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा निकल की और सबसे कम स्कैंडियम की। समझ में आया? पक्का? क्लियर हो गया? चलो अब एक दूसरा फैक्टर है, उसको हम कल बताएंगे आपको, यहां तक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा।